गाजी, किस्त नंबर 6, तहरीर, अबू शुजा, अबू वाकार। होटल पहुंचकर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और पैकेट खोला। इसमें 8 वरक थे, जिन पर एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था। मैंने मोमबत्ती जलाई और वरक की सादा साइड पर हीट देना शुरू कर दी, तो उस पर नारंगी रंग में लिखाई जाहिर हो गई। 15 मिनट तक अमल करने पर सारे पेपरों पर लिखाई मेरे सामने थी। ये 8 वर्क हम 5 निचों के लिए थे। मैंने पहला वर्का उठाकर पढ़ा तो उस पर बॉर्डर क्रॉस करने की मुबारक और मजीद हौसला अफजाई के लिए अल्फाज थे, और मुझे एक खास मिशन सौंपा गया था और उसको अर्जेंट पूरा करने को कहा गया था। इसके अलावा पैकेट की रिसीव की रसीद और अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट और सरसरी तमाम अहवाल लिखने को कहा गया था, और इसके अलावा पैकेट में 10,000 भारतीय करेंसी भी थी। मैं पहले से तैयार शुदा रोशनाई से 2 सफ़हों पर मुश्तमिल तमाम मालूमात लिखी, क्योंकि दूसरे दिन ये सब मैंने अपने कॉन्टैक्ट के हवाले करना था। रोशनाई का जिक्र करता चलूं, ये स्पेशल रोशनाई प्याज के पानी, लहसुन के पानी और नींबू के रस से बनाई जाती थी, जो लिखकर सूख जाने के बाद इसका पता ही नहीं चलता था जब तक कि उसको आग से हीट न दी जाती। आजकल तो माइक्रोफिल्म के जरिए एक कॉमन पेन के सिरे की जगह के बराबर एरिया पर 40 से ज्यादा सफ़हात मुंतकिल किए जा सकते हैं। अगले दिन ठीक 10 बजे दिन मुझे अपने कॉन्टैक्ट से दूसरी जगह मिलना और पैकेट उसके हवाले करना था। लिहाजा दूसरे दिन ठीक 10 बजे दिन अपने कॉन्टैक्ट से दूसरी जगह मिला और पैकेट उसके हवाले किया और वापसी की राह ली। होटल पहुंचकर मैंने साथियों के खत उनके हवाले किए। हम सब इस कॉन्टैक्ट पर बहुत खुशजोश थे, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद ये हमारा पहला राब्ता था जो अपनों से हुआ। इसके बाद हमारे अंदर मिशन को पूरा करने के लिए मजीद हौसला पैदा हो गया, और फिर हम सब ने अपने मिशनों की तकमील के लिए तजदीद ए अहद किया और अपने अपने होटलों में चले गए अपने नए मिशनों की तैयारी के लिए। मैंने ब्लेंडेड चाय को 100 ग्राम के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था। दूसरे दिन मैंने अपने साथियों को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर, जो उन लोगों के आगरा और झांसी जाने पर मैंने अपने पास रख लिया था, उसको अपने साथियों के हवाले किया और होटल आकर गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह सवेरे मुझे रवाना होना था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर मिलने का टाइम दिया था और 12 रोज बाद उसे मिलने को कहा गया था। मैं इन 12 दिनों में अपनी नई असाइनमेंट की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर भेज दूं। अपनी गैर मौजूदगी में अपने वायरलेस वाले साथी को अपना सेकंड इन कमान मुकर्रर किया था। ये चूंकि पहले मुख्तलिफ होटलों में ठहरे हुए थे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें कन्वेंशन होटल में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए मैंने उन्हें होटल से बाहर एक दूसरे से राब्ता रखने की इजाज़त भी दे दी थी। आपने महसूस किया होगा कि जो हिदायतात मुझे पाकिस्तान से भेजते वक़्त दी गई थीं, मैंने उनमें कुछ रद्दोबदल कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठे हुए भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिल ए यकीन कामयाबी ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोज़ क़याम के बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट नहीं थी। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा हो सकता था। उनको वो शिकस्त देकर मरा हुआ समझ बैठे थे। मुख्तसर ये कि मैंने हालात को देखते हुए कुछ तब्दीलियां की थीं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद साथियों की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई थी। मुझे अहमदनगर जाना था, क्योंकि दौरान ट्रेनिंग भी हमें ये ब्रीफिंग दी गई थी कि अहमदनगर भारतीय आर्म्ड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज़ है। इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को न सिर्फ पहले से मौजूद टैंकों और उनकी गनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि रूस से मंगवाए गए नए टैंक सीरीज टी की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। छतों पर या शादियों पर चलाने वाले माहिर निशानेबाज और असलहा साज हरगिज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से हजारों गोलियों, बमों, गर्दो गुबार, धुएं रात दिन की तमीज़ किए बगैर
पानी, कीचड़ और बारिश में असलहे का सही इस्तेमाल और निशाना लगाना, बंदूक खोलकर साफ करना, फिर उसको जोड़कर सही निशाना लगाने वाला ही माहिर निशानेबाज हो सकता है। इस हकीकत को मैं कभी भी पसे पुश्त नहीं डालूंगा कि भारतीय फौज अगर तरबियत में हम पल्ला नहीं मगर हमसे कमतर भी नहीं। बर्रे सगीर पर मुसलमानों की हजारों साल हुकूमत ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था और 65 की जंग में बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन 71 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने और 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैद करने पर उनके हौसलों में जान पड़ गई थी। इसलिए वो अखंड भारत का ख्वाब देखने लग गए थे। मेरे जिम्मे ये था कि मैं अहमदनगर जाकर नए टैंकों के मुतालिक तफसीलात हासिल करूं कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन किन टैंकों की तरबियत हासिल कर रही है, ट्रेनिंग के बाद ये रेजिमेंट कहाँ कहाँ जाएंगी और किन किन इन्फेंट्री डिवीजन के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये तमाम मालूमात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थीं। भारत के पास मुल्की साख्ता विजयनित टैंक्स भी थे जो बहुत वजनी और नक्लो मकानी में बहुत सुस्त थे। 65 की जंग में भारत के जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बड़ा नाज था। इन्हें सियाह हाथी का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक पाकिस्तानी आरआर बजूका और हवाई जहाजों के लिए बैठी हुई बतख साबित हुआ। भारत के पास इनके अलावा फ्रांसीसी साख्ता 13A MX, रूसी 76 PT और रूसी T सीरीज के टैंक थे और 71 की जंग के फौरी बाद रूस ने भारत को T सीरीज के बेहतरीन और क्वालिटी वाले टैंक दिए थे, जबकि हमारे पास पुराने अमेरिकन शर्मन, पैटन, M सीरीज के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों की रेजिमेंट्स हिंदू पाक बॉर्डर पर तैनात करना था। पाकिस्तान के लिए इन टैंकों की अप्लाई वाली जगह की निशानदेही बहुत ज़रूरी थी। मसलन अगर भारत के T सीरीज वाले टैंकों के सामने हम जंग अजीम दोम के टैंक लाते तो हमारे टैंकों की तबाही के अलावा हमें और कुछ हासिल न होता। T सीरीज वाले टैंकों के सामने पाकिस्तान को अपने M सीरीज के नए और पैटर्न टैंक लाने थे। इसी वजह से ये मिशन मुझे सौंपा गया था। अहमदनगर बंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर बिल्कुल अलग थलग गोदावरी दरिया के करीब वाक़ है। इसके इर्द गिर्द कोई भी बड़ी सनत या शहर वाक़ नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर बिल्कुल अहमदनगर के करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए निहायत मुनासिब है। यहाँ ऊंचे नीचे टीले, कीचड़ और पानी की वजह से हर किस्म के टैंकों की ट्रेनिंग हो सकती है। करीब 22 घंटे के सफ़र के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा और एक ठीक ठाक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मेरा मसला इन ममनुआ इलाकों में दाखिल होना था। ट्रेनिंग वाले इलाके में दाखिल होना मेरे लिए फजूल था, दूसरा नामुमकिन भी था। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। खैर, मैंने ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर में दाखिल होने के लिए चाय का सहारा लिया। दोनों जगहों पर 2 IC और एडो तक पहुंच गया और मैंने लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। इसके अलावा अपना मुंबई का एड्रेस और यहाँ के होटल का एड्रेस और अपना कारोबार के लिए बनाया हुआ कार्ड भी पेश किया। और मुझे ये भी यकीन था कि मेरी चाय की क्वालिटी और कीमत की कशिश उन्हें ऑर्डर देने पर मजबूर कर देगी। दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते हुए मैंने डिवीजन और रेजिमेंटल के निशानों से उनकी पहचान की और अब मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों की। शाम को मैं शहर घूमने के लिए निकल गया। मैंने एक साइकिल रिक्शा किराए पर लिया और उसे सारा शहर घुमाने को कहा। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब, जहां शहर की हुदूद खत्म होती थी, वहां छावनी से बाहर शराब खाने बने हुए थे, जहां मैंने फौजी जवानों को अंदर आते जाते देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ। वहां मुख्तलिफ रेजिमेंटों के निशान के साथ फौजी खड़े थे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान मुझे भारत की तमाम रेजिमेंटों के निशान अजबर करवाए गए थे, इसलिए मुझे देखकर पहचानने में जरा देर न लगी कि ये कौन कौन सी रेजिमेंट के जवान हैं। भारत में उस वक्त हर फौजी जवान को राशन में 2 औंस शराब मिलती थी। अब जाहिर है कि 2 औंस शराब से उनका नशा पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए छावनी के गर्द शराब खाने बने हुए थे जहां देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बाकी तलब पूरी करते थे। मैंने इन शराब में झूमते फौजियों से अपनी मतलब की मालूमात निकलवाने का मजबूत मंसूबा बनाया और वापस लौट आया। अगले दिन फिर मैं 2 IC और एडोस के दफ्तरों में गया।
मेरे चाय के नमूने भी वहीं पड़े हुए थे। दोनों ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर फैसला करेंगे कि मुझसे चाय खरीदी जाए या नहीं, और अगर फैसला मेरे हक में हो गया तो मुसलसल सप्लाई जारी रखने के लिए मुझे ज़हरे बयाना भी जमा करवाना पड़ेगा। मेरे साथ बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा कि मैं कब से सप्लाई शुरू करूं। ये बात मुझे दफ्तर के क्लर्क और सफाई वालों से पता चल गई थी। मतलब ये कि मुझे दोनों हेडक्वार्टर्स में अपना राब्ता बढ़ाना होगा, मतलब उन्हें खलुश करना होगा, तभी मुझे ऑर्डर मिल पाएगा। मैंने एडोस हेडक्वार्टर के एक ज़्यादा ही खुलंदड़ किस्म के क्लर्क को शाम में अपने होटल पर दावत दी और कहा कि वो इसे खरुश कर देगा। उसने होटल में आने से माजरत कर ली, क्योंकि शहर में काफ़ी कहाबा खाने बने होने की वजह से फौजियों के लिए कुछ इलाके ऑफ बाउंड थे और फ्यू इन मिलिट्री जवानों को उन ममनुआ इलाकों में पकड़ने के लिए घूमते रहते थे। मैंने कहा कि चलो छावनी से बाहर बने हुए किसी शराब खाने में ही मिल लेते हैं। सो उसने एक शराब खाने का एड्रेस मुझे समझाकर 8 बजे शाम मिलने को कह दिया। इस तरह मेरा एक थोड़ा सा मसला हल हो गया कि मैं इन शराब खानों में अजनबी बनकर न जाऊं, बल्कि कोई फौजी भी मेरे हमराह हो। अगर एक दफ़ा वहां मुतारिफ हो गया तो फिर अपने मतलब की मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल नहीं था। 7:45 के करीब मैं शराब खाने जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वो पहले ही अंदर बैठा हुआ था। मैं उसकी टेबल की तरफ गया। उसने पुरतपाक खैर मकदम किया और इससे पहले कि वो ऑर्डर दे, मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की पूरी बोतल लाने को कहा। चंद लम्हों तक उसने रस्मी सा एहतिजाज किया, जिस पर मैंने कहा कि तुम एक फौजी मुलाजिम हो और कलील तनख्वाह पाने वाले हो, जबकि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। इस दौरान उसके 2-3 वाकिफकार भी आ गए। मैंने उन्हें भी अपनी टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के उस हाल में तमाम रेजिमेंट के जवान और एनसीओज भी थे और बहुत घुल घपाड़ा मचा रहे थे। मुझे एक ऐसे ही माहौल की तलाश थी। साथ में खासा चौकन्ना भी हो गया था। उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसी मजाक के अपने मतलब की कोई बात नहीं की। वहां पर ही ये मालूम हुआ कि इस शहर का ये सबसे माकुल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात 12 बजे तक लाजमी बंद हो जाते हैं। खाने के लिए भी सबकी पसंद का ऑर्डर मैंने ही दिया और जब हम उठे तो 2-3 बोतलें डकार चुके थे। इक्का दुक्का रिक्शे आ जा रहे थे और वो अपनी धुन में छावनी की तरफ चले गए और मैंने एक रिक्शे पर बैठकर अपने होटल की राह ली। वहां का माहौल देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि कल से अपने काम का आगाज कर दूंगा। अगले रोज मैं शाम 7 बजे ही शराब खाने पहुंच गया और वेटर ने मुझे देखते ही बड़ी खुश अखलाकी से मेरा इस्तकबाल किया। ये गुज़श्ता रोज बड़ी टिप की मेहरबानी थी जो मैंने इस वेटर को दी थी। वो मुझे एक खाली टेबल पर ले गया और खुद एक आला किस्म की शराब की बोतल इस टेबल पर रखकर चला गया। मैंने गिलास में शराब डाली और गिलास पकड़कर लड़खड़ाता हुआ एक टेबल के पास से गुजरा जिस पर 5 सिपाही बैठे हुए थे। मैंने इरादतन लड़खड़ाकर शराब उनमें से 2 पर उंडेल दी। उन दोनों ने मुझे घूरा, मगर मैंने हंस कर सॉरी कहा और फिर कहा लगाते हुए बोला कि मैं कारोबार के सिलसिले में मुंबई से आया हूं और आपके एडोस को मिल चुका हूं और उससे मेरी बातचीत चल रही है। इस तरह मैं आप लोगों का मेहमान हुआ, मगर अभी आप 5 मेरे मेहमान हो। ये कहकर मैंने वेटर को आवाज़ दी और कहा कि मेरी टेबल पर से शराब की बोतल यही ले आओ और मज़ीद बोतलें भी ले आओ। हर जगह पर निचले दर्जे के फौजी महदूद सोच रखते हैं। फिर जब एडोस, जो आम तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का होता है, उसे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स वालों में बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक दूर हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया। मगर थोड़ी देर में वो इतने फरी हो गए कि मुझे भी मजाक करने लग गए। फिर मैंने बड़ी होशमंदी से बात को अपने चाय के कारोबार की तरफ मोड़ लिया और भारत से बंगाल की चाय और फिर साबिका मशरिकी पाकिस्तान से भारत स्मगलिंग होने की तरफ फेर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में शिकस्त देने के बाद बजाय इसके कि भारत बंगाल पर कब्जा कर लेता और इस तरह भारत की सरहदी वुसातों में भी इजाफा होता और अखंड भारत का ख्वाब भी पूरा हो जाता, उन्होंने वहां 90,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बनाकर उन्हें भारत में ले आए। नामालूम पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर खुराक का बोझ बनकर रह गए हैं। उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था। वो बोला
अरे नहीं साहब, हम घाटे में नहीं रहे बल्कि फायदे में रहे हैं। 90,000 फौज कायद होने की वजह से पाकिस्तान की कमर कमजोर हो गई है और अब हम इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मगरिबी पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। उसने मजीद कहा कि मैं 9 साल से इसी टैंक रेजिमेंट में हूं। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी फौजी थे, 65 की जंग में अमर हो गए थे। वो कहा करते थे कि मशरिक ही पाकिस्तान की निस्बत मगरिबी पाकिस्तान को फतह करना आसान है, इसलिए कि मगरिबी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। आधे से ज्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है, जहां हम बुलंदी पर हैं। हमने इसी मकसद के हासिल के लिए 65 की जंग लड़ी थी कि अटक तक का इलाका अफगानिस्तान फतह कर लेगा और गुजरांवाला तक हम कब्जा कर लेंगे। इधर कश्मीर से हमारी फौजें आगे बढ़कर मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़ते हुए पूरे पाकिस्तान का तिया पांचा कर लेंगी। पाकिस्तान की फौजें एक वक्त में 3 महाज पर लड़ने के काबिल नहीं हैं। इसके मुकाबले में पूर्वी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात और दलदली इलाकों की वजह से लड़ना और उसे फतह करना ज्यादा मुश्किल है। बर्मा भी ऐसा दोस्त नहीं है जो हमारी मदद करे। अब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों को हथियार डलवाकर बंदी बनाकर भारत ले आए हैं। पूर्वी पाकिस्तान से हमारा फौजी मुआहिदा है कि वो 20 साल 2 डिवीजन से ज्यादा फौज नहीं रखेंगे और हमारे जेरे साया वहां मुजीब की हुकूमत है। अब मगरबी पाकिस्तान की फौज हमसे लड़ने के लिए 100 बार सोचेगी। उनके 90,000 मुसल्लह फौजी पहले ही हमारी कैद में हैं। अनकरीब हम आपको एक बड़ी फतह की खबर देंगे। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।